नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज की है। यह बड़ी खबर, केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने एक बार फिर शिकायत दर्ज की है। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से यह शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर ईडी की टीम ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अब सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी की तरफ से केजरीवाल को 5 समन दिए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो नोटिस मुझे भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अब यह पूरा मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गया है। ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, जहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट में यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन देने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है राउस एवेन्यू कोर्ट में। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी की तरफ से अब तक अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जो शिकायत दर्ज कराई गई है ईडी की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में, 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। अब देखना है कि सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है, और कोर्ट अगर अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहता है फिर तब क्या संभावनाएं नजर आएंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से जो 5 समन दिए गए थे दिल्ली शराब घोटाले मामले में, उनके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे ईडी के समक्ष। और बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हम पर यह कार्रवाई की जा रही है। ये जो समन बार बार भेजे जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। पहले ईडी मुझे बताए कि मुझे किस तौर पे बुलाया जा रहा है, अभियुक्त के तौर पे बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है। अब ईडी की टीम की तरफ से एक्शन लिया गया है। ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करा चुकी है। 7 फरवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब घोटाले में पहले से ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह और इसके अलावा कई और आम आदमी पार्टी के लोग भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत याचिका कई बार ठुकरा दी गई है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, लेकिन उनकी जो जमानत याचिका है वो ठुकरा दी गई है। उसके बाद अगली जो तलवार थी वो अरविंद केजरीवाल की तरफ लटक रही थी। अरविंद केजरीवाल को 5 नोटिस भेजे गए, लेकिन वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 का सियासी घमासान जारी है। 24 के लिए चुनावी चौसर पिछाई जा रही है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर विपक्ष, सभी सियासी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। दिल्ली जीत के लिए सबके सामने अपनी अपनी चुनौती है, लेकिन इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस के सामने है। यह चुनौती है सीट शेयरिंग और अपनों का साथ छूटना। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, बिहार से बंगाल तक इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन का मीटर हाई है। लेकिन इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल है, जहां सीट बंटवारे को लेकर दीदी ने साफ कर दिया है कि वो अब अकेले ही बीजेपी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगी। पहले बिहार फिर बंगाल में इंडिया गठबंधन के दलों का टूटना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे में आज आधे घंटे में इसे समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस टूट से कौन होगा मजबूत। कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। 2024 लोकसभा चुनाव की घड़ी करीब आते आते देश में गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ रही। देश की सत्ता करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एनडीए गठबंधन के साथ 2 टर्म से दिल्ली की गद्दी पर बैठी, और अब मोदी सरकार के हैट्रिक को रोकने के लिए कि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस के साथ चुनावी समर में ताल ठोकने का दम भर दिया। लेकिन जैसे तो बंगाल में कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर वो ममता के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अब ममता के तेवर से साफ है कि वो इस गठबंधन में
खुश नहीं है और अपने एकला चलो रे की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं। अगर ममता के सियासी प्रभाव को देखना है तो फिर बंगाल का सियासी गणित समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम 2019 के लोकसभा चुनाव की। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में उस वक्त ममता की टीएमसी पार्टी ने, जी हां, ये आंकड़े देखिए, 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में ममता बनर्जी को 22 सीट मिली थी, टीएमसी को, बीजेपी को 18 सीट मिली थी। बहुत शानदार प्रदर्शन किया था यहां पर बीजेपी ने पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस महज 2 सीटों पे सिमट के रह गई है, इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस को अभी 2 सीट देने के लिए ही राजी हुई थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी बात नहीं बनी। चलिए अब आपको लोकसभा चुनाव 2014 का आंकड़ा दिखा देते हैं। 2014 में टीएमसी बहुत ज्यादा मजबूत थी, तब 42 सीटों में से टीएमसी को कुल 34 सीट यहां पे मिली थी और बात करें बीजेपी को महज 2 सीट मिली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीट मिलती हैं, यही बीजेपी 2019 में 18 सीट ले लेती है। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तब क्या होगा? इंडिया अलायंस का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस को 2014 में 4 सीट मिली थी, 2019 में घटकर ये 2 पे आ गए थे और लेफ्ट की बात करें तो 2 सीट पे आ गए थे। इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ेगी तो इसका सीधा फायदा ममता दीदी और बीजेपी को होगा और इंडिया गठबंधन को इन 42 सीटों पर तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको यह भी बता दें, क्योंकि ममता लगातार यह सवाल उठाती रही हैं कि बीजेपी को बंगाल में सिर्फ ममता ही रोक सकती हैं, क्योंकि हिंदू वोटों के साथ साथ मुसलमान का वोट भी ममता को मिलता रहा है। हालांकि ज्यादातर मुसलमान मतदाता एक तरफा ममता के समर्थन में दिखे हैं, वही हिंदू वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है। ऐसे में अगर आंकड़ों की बाजागिरी पे थोड़ा गौर करें, देख लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ। बंगाल में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा जमकर बुनाया, लेकिन एक कमी रह गई, स्थानीय हिंदुत्व और राष्ट्रीय हिंदुत्व में तालमेल की कमी रह गई। इसके बावजूद हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े गए चुनाव में मजबूती से दस्तक दी और बीजेपी को हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह अंदाजा देख लीजिए, हिंदू वोट बीजेपी को 57% मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव पे, और मुस्लिम वोट की बात करें तो यह महज 4% ही था। यानी जो 4% मुस्लिम वोट बीजेपी को आया, लेकिन 57% वोट जो है हिंदुओं का बीजेपी को पड़ा था, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 32% हिंदू वोट मिला था, लेकिन यहां उसे मुस्लिमों से जबरदस्त समर्थन मिला। प्रदेश के 6% मुस्लिमों ने टीएमसी के हक में वोट किया, माफ कीजिएगा 60% मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी को मिला था, और महज हिंदू वोट जो है 32% टीएमसी को मिला था। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पे ध्रुवीकरण की जो राजनीति है पश्चिम बंगाल में वो देखने को मिलती है। साफ तौर से यह पॉलिटिकल बाइंड्री की जीत मानी गई है। मतलब ममता मुसलमानों के बीच संदेश फैलाने में कामयाब रही है कि वोट टीएमसी को करो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। जिसने सीधा टीएमसी को तो फायदा पहुंचा है ही, लेकिन बीजेपी के साथ साथ नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट को भी हुआ है, और यही डर कांग्रेस को अब सताने लगा है। बड़ा सवाल यह है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का कहना था कि हम कांग्रेस को 2 सीट देंगे, और साफ तौर से कह रही थी कि मैं तो 2 सीट जिता भी दूंगी। हालांकि पिछली बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 2 सीट जीती थी, और कांग्रेस कम से कम 6 से 7 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन यहां पर बात नहीं बनी। इसके बाद ममता बनर्जी ने साफ तौर से यह फैसला किया कि वो इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में एकला चलेंगी और तमाम सीटों पर अकेले ही लड़ेंगी। ममता को यह भी डर सता रहा था कि हो सकता है कांग्रेस और लेफ्ट यहां पे मजबूत बना दे, जिनकी जमीन अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो दोबारा से उठ खड़े हों और विधानसभा चुनावों में इसका नुकसान उन्हें होगा। और यही वजह रही है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक गठबंधन नहीं बना, और सबसे पहला झटका जो इंडिया अलायंस को लगा था वो पश्चिम बंगाल से ही लगा था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से की थी, और जैसे ही वो पश्चिम बंगाल में एंटर कर रहे थे तभी ममता बनर्जी ने ऐलान भी कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में विभागों का बंटवारा आज कर दिया गया है। आज
बिहार में सभी मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। गृह विभाग सीएम नीतीश के पास ही है। वहीं आपको बता दें, विजय चौधरी को शिक्षा विभाग दिया गया है और सम्राट चौधरी को वित्त स्वास्थ्य विभाग मिला है। बिहार की सियासत की आज की ये बड़ी खबर है। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह विभाग को खुद नीतीश कुमार ने रखा है। सम्राट चौधरी को वित्त और स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, विधि दिया गया है। वहीं विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनको भी यहां पर विभाग दिए गए हैं। बाकी विजय कुमार चौधरी कैबिनेट मंत्री जल संसाधन, शिक्षा, जितेंद्र प्रसाद कैबिनेट मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास, अल्पसंख्यक। और हम आपको एक एक करके टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि किन किन लोगों को कौन कौन से विभाग यहां पे दिए गए। श्रवण कुमार, संतोष कुमार और सुमित कुमार। नीतीश कुमार ने गृह विभाग को रखा है। इसको लेकर पहले भी खींचतान जो है वो चली गई, लेकिन अभी भी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें आपको बता दें कि बीजेपी के पास कुल 23 विभाग है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पास 19 विभाग है। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको भी 2 विभाग किए गए। उन्होंने 2 विभाग की डिमांड की थी और उनकी ये विभाग मांगे। एक निर्दलीय था, उनको भी यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कहा जा रहा था कि जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा तब बिहार की सियासत में कोई नया भूचाल, नया तूफान सामने आ सकता है। वैसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें सबसे ज्यादा विभाग जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं, उसके बाद जेडीयू को। हमको भी 4 विभाग दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पे हम आपको बता रहे हैं कि किस किस कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन कौन से विभाग नीतीश सरकार में मिले हैं। तो ये कह सकते हैं बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन विभागों में अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो वो बीजेपी है।